Hello, my dear viewers. I welcome you again in this new session. In this video, we are going to read a poem, The Lake Isle of Innisfree, जो 9th क्लास की अपनी एनसीईआरटी की जो बिहाइव बुक है उसकी पोएम है. एंड आई होप it will be very useful to all of you who are preparing for this course. So let's start. The Lake Isle of Innisfree. बेटा जो पोएट विलियम बटलर यीट्स जो है, जो कि एक आयरिश पोएट है, और इसने एक बार क्या हुआ कि ये अपने खुद के जहाँ पे वो रहा करता था, कभी बचपन जहाँ पे उसने कभी स्पेंड किया था, उस प्लेस को छोड़कर वो चला गया कहाँ, लंदन. और लंदन जाने के बाद में जब उसने वहाँ पे वहाँ की लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, या फिर काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस को पाया, तो काफ़ी बोर हो गया. और वो अपनी उस जो उसके चाइल्डहुड टाइम की जो सिचुएशंस थी, जहाँ पे उसने अच्छे से एक वो बहुत ही प्लेजेंट टाइम स्पेंड किया था, ही रिमेंबर्स दैट थिंग. सो दिस पोएम इज़ अपॉन दैट पॉइंट. उस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए उसने पोएम लिखी, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. लेक का मतलब होता है झील, और जो आइल का मतलब कह सकते हो आप आइलैंड जो होते हैं, इस तरह से कोई द्वीप जो है, एक ऐसी लेक जो कि किसी द्वीप के ऊपर थी, आइल के ऊपर थी, और वो भी कौन सा, इनिसफ्री जगह का नाम हो गया. उस इनिसफ्री के अंदर जो एक लेक थी उसके बारे में ये पोएम है. और क्योंकि जैसा कि इसके टाइटल से ही फील हो रहा है जो इन्होंने बनाया हुआ है कि एक नेचुरल, एक इनहैबिटेड जो एक तरह से प्लेस होगा जहाँ पे हर चीज़ चारों तरफ ग्रीनरी और एक तरह से पीस एंड कामनेस जो है, काम जो है वो आपको नज़र आएगी. ऐसी फीलिंग्स वहाँ पे आपको फील होंगी. तो उस टाइप की सिचुएशन की एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही होगी. तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं. देखते हैं क्या बोलता है वो. दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग्स. ये जो वेल नोन पोएम है ये एक्सप्लोर करती है, शो करती है, बताती है हमें क्या, द पोएट्स लॉन्गिंग, पोएट की लॉन्गिंग को, चाहत को, हिज डिज़ायर फॉर द पीस, एक जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्राउडी या फिर जो एक तरह से हसल बसल से उस एरिया की, तो वो चाहता था कि शांत माहौल में फिर से उसे रहना चाहिए. फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी इसका मतलब पीस और कामनेस ही होती है बेटा, शांति ही होती है. कहाँ की, इनिसफ्री की, जो कि वहाँ रहने की, उस जगह की जो शांति जो एक तरह से थी उसे चाहता था हासिल करना. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट, एक जगह जहाँ पे, इनिसफ्री क्या थी, वो एक जगह थी, एक प्लेस था, वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ पे उसने एक बहुत सारा समय बिताया था, एज अ बॉय, एक बचपन में जब वो छोटा था उस टाइम पे. दिस पोएम इज़ अ लिरिक. ये पोएम जो है एक लिरिक के मोड में है. यू कैन सिंग दिस पोएम. इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी पोएम जो होती हैं, जो किसी एक डीप पर्सनल फीलिंग को शो करती हुई, और इसके सॉन्ग के फॉर्म में हम लोग इसको गा सकते हैं, म्यूज़िकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड ए लिरिक. आई विल अराइज एंड गो नाउ. द पोएट सेज, जो फर्स्ट ओपनिंग लाइन जो है, आई विल अराइज एंड गो, ये बेटा बाइबल के वहाँ से ली हुई एक लाइन है, जिसके अंदर जो कि शो करता है कि किसी भी एक ऐसी जगह पे जाया जाए, जो भी एक बड़े लोग जो होते थे, या फिर जो अपने पुराने टाइम पे जो संत जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, किसी एक नेचुरल ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, और वहाँ पे वो लोग अपने जो एनलाइटमेंट के लिए एक तरह से वो ध्यान वगैरह लगाते थे, है ना, ऐसा जो कुछ भी होता था उस कंडीशन के लिए यूज़ करते थे. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा, आई विल अराइज, वो कह रहा है कि द पोएट वांट्स टू गो ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी. सो इन दिस वे, इन दैट वे ही सेज, उस तरीके से उसने कहा कि जैसे कि वो किसी एक आध्यात्मिक जर्नी की यात्रा पे जाना चाहता हो, उस जगह की विजिट इसलिए करना चाहता हो, इसलिए उसने उसी वे में इस लाइन को लिखा, आई विल अराइज एंड गो. मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ पे, राइज एंड गो नाउ, अभी जाना चाहता हूँ, एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा, उस जगह पे जाऊँगा. एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे जाने के बाद नेचुरल सी जगह है, ग्रीनरी चारों तरफ है, कोई भी एक तरह से मॉडर्न कोई भी ऐसा सिंबल आपको नज़र नहीं आएगा. हर चीज़ एक नेचुरल वे में, नेचुरल फॉर्म जो है वो आपको फील होगी. और उसी के अंदर वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाने की बात, जो कि सिंप्लिसिटी को शो कर रहा है.
कि एक सिंपली वहाँ पे जाके केबिन बनाएगा छोटा सा, बिल्ड देयर ऑफ, और किस चीज़ से बनाएगा, ऐसा नहीं कि वो किसी भी आयरन या मेटल से या फिर इस तरह के ब्रिक लेयर्स वगैरह के थ्रू उसको फॉर्म करेगा। वो सिंपल किस चीज़ से बनाएगा, ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड, और वो भी किससे बनाएगा, मिट्टी, क्ले का मतलब क्या हो गया, मिट्टी से, मड भी कह सकते हो, जो गिल्ली मिट्टी, वेट कह सकते हो आप उसको, उससे, या फिर वाटल्स से। वाटल्स क्या है, बांस या लकड़ी को आपस में जो हम लोग इंटरवोवन कर लेते हैं, आपस में गूंथ लेते हैं, या उसको आपस में जिस तरीके से बांस की आपने देखा होगा फैंस जो बनाते हैं, उस तरह की फॉर्म जो है उससे वो उसको बनाएगा, जो केबिन है उसको, उसकी दीवारों को। यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा अलग से कोई मटेरियल यूज़ नहीं करने वाला है, वहीं से जंगल से ही लकड़ी वगैरह को यूज़ करेगा, उसमें मिट्टी का यूज़ करते हुए अपनी दीवारें वगैरह वो फॉर्म करेगा। 9 बीन्स रोज़ विल आई हैव देयर, और कहता है कि 9 बीन, वहाँ पे मैं 9 रोज़ जो हैं वो ग्रो करूँगा, किसकी, बीन की। बीन का मतलब वेजिटेबल जो है, उस बीन के, वेजिटेबल बीन जो है उसकी वो वहाँ पे ग्रो करने वाला है, ताकि सब्जी जो है वहीं से उसको मिलते रहे, कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। ए हाइव फॉर द हनी बी, और मैं फिर वहाँ पे एक हाइव बनाऊँगा फॉर द हनी बी। अब एक अजीब सी, एक बड़ी ही अनयूजुअल सी उसकी लॉन्गिंग है, ये उसकी ख्वाहिश है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे उसके अंदर उनकी आवाज़ जो है वो मुझे वहाँ पे सुननी चाहिए। तो उसके लिए, उनके लिए एक हाइव जो है वो वहाँ पे बनाएगा। हाइव का मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना, जो उसके लिए, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइव। तो हनी बीक्स के लिए वो बनाएगा। एंड लिव अलोन, और मैं फिर वहाँ पे अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड, उस मधुमक्खियों की आवाज़ वाले उस ग्लेड के अंदर। अब वहाँ पे कहते कि वो वहाँ पे बी लाउड ग्लेड के अंदर, उस खुली जगह के अंदर, ग्लेड का मतलब क्या हो गया, कोई भी ओपन, कोई भी जहाँ से ज़्यादा घिरा हुआ बंद ना हो, है ना, ऐसा कुछ नैरो ना हो, ऐसी खुली जगह पे वो अकेला वहाँ पे रहना चाहता है, वहाँ पे कोई ऐसी भीड़ भाड़ ना हो, ऐसी उसकी चाहते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मैं फिर वहाँ पे कुछ शांति, कुछ पीस जो है मैं वहाँ पे वो मुझे मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो पीस होती है वो कम्स ड्रॉपिंग, वो धीरे धीरे ड्रॉप करती है, नीचे आती है, गिरती है। स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, और जो कहाँ से गिर रही होती है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो कि सुबह के दुपट्टे से। वेल्स का मतलब क्या होता है, दुपट्टा, जो कि किसी को कवर अप करने के लिए जो कपड़ा होता है उसको हम कहते हैं। तो ड्रॉपिंग जो गिर रहा होता है कहाँ से, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के दुपट्टे से। यहाँ पे पर्सनिफाई किया हुआ है फिर से, जब मेटाफर को भी वेल्स यूज जो किया है उसमें क्या कर सकते हो, वहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि दुपट्टा जो है वो एक्चुअली होता नहीं, एक जो भी सुबह के जो स्काई या उसके क्लाउड जो होते हैं, या जो धुंध होती है, धुंध के लिए भी, फॉग के लिए भी यूज कर सकता है। तो उन चीज़ों के लिए उसने डायरेक्टली वेल्स वर्ड यूज कर दिया, तो मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो जगह जहाँ पे सुबह के टाइम पे ऐसे हल्का सा धुंधला सा वेग जो सीन क्लियर, वहाँ पे वेग जो है सीन क्रिएट होता है, जहाँ पे वेग, VAGUE जो वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है अ बिट अनक्लियर, फेंट कह सकते हैं उसको, ऐसा जो सीन क्रिएट होता है। तो उसको, उसी सिचुएशन को शो करने के उसने वेल्स वर्ड यूज़ कर लिया। या तो वो होता है वहाँ पे, या फिर टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट यहाँ पे देखो, क्रिकेट की स्पेलिंग आप ना सोचो कि कौन सा क्रिकेट, वो वाला जो मैच होते हैं वो वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्रिकेट का मतलब यहाँ पे है एक इंसेक्ट होता है जो कि ग्रास ऊपर की तरह से होता है, जो जंप करता है, तो उसकी आवाज़ें, उसके गाने की या उसके बोलने की आवाज़ जो है जहाँ पे वो सुनाई पड़ती है। ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और जहाँ की जो मिडनाइट्स होती हैं, जो रातें होती हैं ना, ऑल ए ग्लिमर, वो बिल्कुल ग्लिमिंग करती हुई होती हैं, चमकदार होती हैं। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जहाँ की जो दोपहर होती है, नून जो होती हैं वो पर्पल ग्लो करती हुई होती हैं, पर्पल कलर की चमक जहाँ पे पाई जाती है, ऐसी मिलेंगी, क्योंकि फूल वगैरह जो भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों के कारण से उसने उसको पर्पल कलर में शो कर दिया। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जहाँ की शाम जो होती हैं वो सभी क्या होती हैं, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, वो भरी होती हैं। लिनेट्स एक बर्ड है, और उसको हिंदी में बोलते हैं शायद एक बोलते हैं कि नीलकंठ या ऐसा कुछ
पक्षी होता है जिसका गला जो होता है नीला होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, तो उसको लिनेट, सिंपल सी आपको याद रखना है कि ये बर्ड का नाम है। उसके पंखों से द स्काई ऑफ द इवनिंग्स, उस वहाँ की जो शामें हैं उनका जो आसमान है, दैट इज़ यूजुअली फिल्ड विद द विंग्स ऑफ अ लिनेट बर्ड। उनके पंखों से, क्योंकि शाम के टाइम पे वो पक्षी जो हैं वो उड़ते रहते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं, सो इसलिए उसने कहा कि वहाँ के शाम जो हैं वहाँ पे उस टाइम पे इस पक्षी के जो पंख हैं उनसे वो आकाश पूरा भरा होता है। वन कैन सी फ्लाइंग of the birds here to there during the evenings at that place. I will arise and go now. Then again he repeats this line. कहता है कि मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ पे? For always night and day. हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट टाइम के लिए बजाना चाहता हूँ फिर वापस आ जाऊँगा। For always नाइट एंड डे, दिन और रात के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मैं वहाँ पे सुनूंगा किस चीज़ को? लेक वाटर लैपिंग, लेक के पानी के फॉलिंग को, उसके गिरने के, उसकी स्प्लैशिंग को, उसकी आवाज़ जो है, विद लो साउंड्स, बहुत ही धीमी आवाज़ के अंदर, बाय द शोर, उसके टकराने की, उसके गिरने की आवाज़ जो है उसके किनारों के साथ में मैं उसे सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और वाइल आई स्टैंड, जब मैं अभी भी खड़ा होता हूँ कहाँ पे? ऑन द रोड वे, रोड के साइड में, रोड के ऊपर, या फिर ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर जो पगडंडिया या जो रास्ते जो भी हार्ड सरफेस जो भी बनाया हुआ है किसी से आने जाने के लिए, जब ग्रे कलर के उनके पेवमेंट्स के ऊपर मैं खड़ा होता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं इसे सुनता हूँ, बिकॉज ही इमेजिन्स ऑल दोज थिंग्स दैट ही as if he is listening the same thing while standing on the road in London city. I hear it in the deep heart's core, कहते हैं कि मैं उसे अभी भी सुनता हूँ मेरे हार्ट के एक बहुत गहराई के अंदर से, उन चीज़ों का अभी भी महसूस करता हूँ। I still feel all these things which I have mentioned above, the poet says. पोएम के अंदर आई थिंक कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंस इसमें यूज़ नहीं किए, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर कॉमन विच वी हैव यूज्ड अर्लियर इन आवर लाइफ। स्टिल इफ़ यू फील that this word is new for us, you can write the word meaning in your book and also in your notebook and prepare that, memorize that. एक बार इसके जो पोइटिक डिवाइसेस जो हैं या लिटरेरी डिवाइसेस जो हम बोलते हैं वो जो है एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। थोड़ा सा इस पोएम की वो अट्रैक्शन जो है उस बिहाफ से हम लोग इसको चेक करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट काफ़ी है, उसमें काफ़ी इसने यूज़ किए हुए हैं पोइट ने। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इसकी रैम स्कीम क्या है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट रैम स्कीम ऑफ एनी पोएम। इफ़ नो, ट्राई टू फाइंड आउट विद मी। देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि रैम स्कीम जो होती है हमेशा किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड के लास्ट एंडिंग जो साउंड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखेंगे इनिसफ्री, ये जो पार्ट है ये मैच कर रहा है किसके साथ में? हनी बी के साथ में, तो ये दोनों रैमिंग वर्ड हैं। मेड, आपने देखा मेड जो है वो ग्लेड के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों रैमिंग वर्ड हैं। और फर्स्ट स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो फर्स्ट साउंड को हमने एक तरह से मान लिया कि ये ए है, सेकंड डिफरेंट गया तो हमने बोल दिया बी, थर्ड प्रीवियस वन उस जैसा ही है तो हमने उस तरह के साउंड को पहले ही इमेजिन किया हुआ है कि हमने उसको ए माना था, तो ये सेम ही साउंड है तो हमने फिर से इसको ए लिखा। ग्लेड जो है वो बी की, यानी कि बी पार्ट जो बी सिंबल हमने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग है, वैसा ही है, हम यहाँ पे फिर से बोलेंगे बी। इट मीन्स जो कंक्लूजन निकल के आया ए बी। द सेम राइम स्कीम इज़ फॉलोड अप टू द लास्ट स्ट्रेंजा। टोटल 12 लाइन्स हैं, 4 क्वाट्रेंस हैं, 4 लाइनों के जो ग्रुप बनाए हुए हैं, पैसेज जो बनाए, स्टेंजा जो बनाए सॉरी, उसमें आप लोगों को सभी में यही जो रैम स्कीम है वो देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर एल्यूजन यूज़ किया गया, ये जो आई विल अराइज एंड गो,
ये यहाँ पे मैंने बताया था कि एक ऐसी सेंस एक क्रिएट करने की कोशिश की जैसे कि वो किसी स्पिरिचुअल विजिट के ऊपर जर्नी पे जाने वाला है। तो ये एक एल्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें मेटाफर का यूज़ किया हुआ है। मेटाफर कहाँ पे यूज़ किया, हमने बोला, उसने बोला कि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। पीस जो है वो आता है, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीस है इट इज़ कंपेयर्ड विद ड्यू ड्रॉप्स। पीस नहीं आ रहा होता सुबह के टाइम पे, जो जो ओस है या जो धुंध है उसकी जो ड्रॉप्स हैं, उसके जो पार्ट है, फ्रेगमेंट्स हैं, उनके लिए उसने क्या यूज़ किया, पीस वर्ड को यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, मेटाफर। सेकंड एग्जांपल वेल्स के अंदर मैंने बताया था कि वेल्स के अंदर भी मेटाफर है। दुपट्टा नहीं है, वो आसमान के अंदर बादल हो सकते हैं, क्लाउड हो सकते हैं, उन किसी ऐसी फॉर्म के लिए उसने यूज़ किया जो कि सुबह के टाइम पे देखने को मिल सकती है। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला कि इसके अंदर एलिट्रेशन यूज़ किया हुआ है। एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पे, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे एलिट्रेशन के। तो हाँ, जैसे कि अभी यहीं पे देखें, थोड़ा आसपास में कोई नज़र आ रहा हो तो हाई फॉर द हनी, एच एच हो गया, ठीक है। फिर ग्लिमर ग्लो, लेक वाटर लैपिंग। देखो इसके अंदर एल और यहाँ पे फिर से एल, फिर यहाँ पे एल, तो लैपिंग लो, यहाँ पे एल एल जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है और उसको एलिट्रेशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर और देखें तो रेपिटेशन आपको मिलेगा। रेपिटेशन कहाँ कहाँ पे है, बहुत सारी जगह पे मिलेगा। ड्रॉपिंग वर्ड भी है, पीस वर्ड के लिए यूज़ हुआ, उसने एक दो बार यूज़ किए हुए है ना। जहाँ पे भी कोई वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, वी कॉल दैट रेपिटेशन, तो आप उसकी फॉर्म में उसको यूज़ करोगे। उसके बाद एक इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा एकदम हम कह सकते हैं कि इस पोएम की जो क्वालिटी है विच मेक्स इट रियली वेरी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल, दैट इज़ इमेजरी। इसके अंदर इमेजरी को यूज़ किया हुआ है। इमेजरी के बेटा दो टाइप होते हैं। कोई भी एक इमेज क्रिएट करे किसी के माइंड में थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द सेंटेंस, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं इमेजरी। और इमेजरी की दो टाइप होते हैं। एक होता है कुछ जो देखने की एक विजुअल इमेज होती है वो क्रिएट करती है। एक होती है एक जो कि जो साउंड्स बेस्ड होती है, ऑडिटरी बोलते हैं, AUDITORY, ऑडिटरी इमेजिंग, इमेजरी सॉरी। तो ऑडिटरी इमेजरी जो होती है उसके अंदर आपको कुछ भी सुनने को मिलेगा, है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या, देखो विजुअल इमेजरी का अगर एग्जांपल देखें तो इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में ही 9 बीन रोज। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि आपको दिखाई महसूस होता है जैसे कि 9 लाइनें कहीं पे उगाई गई हों, कैसी दिख रही होंगी, हाउ दोज थिंग्स विल बी फेल्ट ना, आपको महसूस कैसा करेंगे, कैसी कैसी लग रही होंगी, देखने में कैसी लगेंगी। तो आप उस चीज़ को चेक करते हो, वो एक इमेज क्रिएट करता है आपके माइंड में। फिर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, दुपट्टा जो है किसका, सुबह का। अब दुपट्टा देख कर सुबह कोई दुपट्टा पहने या लगाई हुई आ रही हो, ऐसा कैसे, एक इमेज से क्रिएट होगी आपके दिमाग में कि कैसा लगेगा अगर ऐसा हो तो, है ना। और मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर्स, ये भी इसी चीज़ का एक एग्जांपल है, जो कि सीन रात को कैसी रोशनी हो रही होगी वो फीलिंग आएगी आपके माइंड में। फिर इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो शाम जो है उस टाइम पे सभी जो लिनेट्स हैं उनकी पंखों से भरी हुई शाम उड़ते हुए कैसे सुंदर लग रहे होंगे, एक ऐसी इमेज आपके माइंड में आ रही होगी। फिर उसके बाद नून ए पर्पल ग्लो, ये यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, नून ए पर्पल ग्लो, ये भी जो है, तो ये सारे एक विजुअल इमेज को आपके यहाँ पे शो कर रही हैं। उसके बाद कुछ साउंड्स बेस्ड रही, जैसे कि जहाँ पे आवाज़ सुनी गई हो वो एग्जांपल्स निकाल लो आप, वो सारे उसी के एग्जांपल हैं। अगर एक दो मैं देखूँ तो यहाँ पे जो मुझे देखने को मिलेंगे, बी लाउड ग्लेड, ये देखो किसकी, मधुमक्खी की आवाज़,
ओपन में अकेला रह रहा है, बस वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही, बिन बनाने की आवाज़ जो उसकी है ना, वो आपको सुनाई पड़ रही है। तो उसका कारण उसकी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये एक ऑडिटरी इमेजरी है, ठीक है। और उसके अलावा क्रिकेट सिंग्स के अंदर है, लेक वाटर लैपिंग के अंदर है ना। तो ये सभी जो हैं आपकी ऑडिटरी इमेजरी के एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक, हालांकि कुछ अगर थोड़ा डीपली जाते हैं तो और भी एक दो निकल आते हैं, बट आई होप ये सभी जो हमने बताई हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड प्रिपेयर द वर्ड मीनिंग्स, write down the poetic devices which I have described for you in this video. Write these things in your notebooks and revise again and again, so that whenever you read that line, it should be very clear that how we can say this poetic device is used. आपके माइंड में उसका एक तरह से उसका लॉजिक निकल के आना चाहिए, क्यों कहा गया, कैसे हुआ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इफ़ स्टिल यू आर फीलिंग अ बिट confused about anything, you can write me, send me messages, or you can comment in the comment box. And also I request you to like and subscribe my video. And if you want any type of improvement, again write for that thing also. Thank you for watching this video. Take care, stay blessed.